मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों इन दिनों हमारे देश के अंदर जाति पर बहस हो रही है और जाति पर यह बहस इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूजीसी का रेगुलेशन लेकर के आ गए। अब जाति पर बात करना देश में बड़ी मजबूरी हो चुकी है, माहौल ऐसा बन चुका है। और इसी दौर में 6 जनवरी का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और ये जो वीडियो है ये वीडियो कानपुर के पनकी का है, जहां पर कि एचडीएफसी बैंक के एक ऑफिस के अंदर वहां की एक कर्मचारी आस्था सिंह का एक छोटा सा वीडियो क्लिप कल पूरे देश के अंदर वायरल होता रहा। उस वीडियो क्लिप को सबसे पहले वायरल कराया अंबेडकरवादियों ने, वामपंथियों ने, जिहादियों ने, उन सभी लोगों ने जो कि ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं। सपाइयों ने वायरल कराया, कुछ यादव जी लोग हैं जो बड़े लेजेंडरी समझते हैं अपने आप को, उन्होंने वायरल कराया। और लोगों को सबसे ज़्यादा आपत्ति इस बात पर हो गई कि आखिर क्या वजह है कि ये ठाकुरवाद इतना हो गया है कि बताइए साहब, जो है वो लड़की खुलकर बोल रही है, धमका रही है कि मैं ठाकुर हूँ, देख लूँगी। हालांकि उसमें कुछ अपशब्दों का भी उपयोग हुआ है, उसको मैं उचित नहीं मानता हूँ। इतनी गरिमा में पूरी एक परंपरा रही है हमारे देश में राजपूत इतिहास की, तो उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये मेरा अपना निजी तौर पे मानना है। लेकिन क्रोध की बात थी, गुस्से की बात थी, ठीक है। बच्ची ने ये कहा कि मैं ठाकुर हूँ, आस्था सिंह ने, और उसको लेकर के पूरे देश के अंदर जो है एक पूरा हंगामा टाइप का मच गया। इसके बाद बहुत सारे हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स थे, तमाम उन सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो सामान्य वर्ग के लोग थे उन्होंने फ़ोटो बनाई आस्था सिंह की और उस पर लिखा कि मैं ठाकुर हूँ, वही रक्त है, वही आंखें हैं। इस तरह से पोस्टर लगातार सब चल रहा है, एक कैंपेन चल रहा है। मेरा ये कहना है कि कैंपेन के साथ में तर्कपूर्ण बातें भी होनी चाहिए और वो एजेंडा जो पूरा वामपंथियों ने सेट किया है नैरेटिव, उस नैरेटिव को ध्वस्त करने की जरूरत है। देखिए, ठाकुर शब्द पर इतनी आपत्ति क्यों हो गई, लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग गई? इतनी मिर्ची इसलिए लग गई क्योंकि ठाकुर शब्द के पीछे जो चित्र बनता है, यानी ठाकुर की इमेज को डेंट करने का काम सबसे ज्यादा किसने किया? फिल्मों ने किया, प्रेमचंद के साहित्य ने किया। प्रेमचंद के साहित्य में यह दिखाया गया कि साहब ठाकुर जो है वो बड़ा ही अत्याचारी होता है और सबसे खराब बात इसमें यह दिखाई गई कि गांव की तमाम महिलाओं पर बुरी नजर रखता है। इस तरह से उसको एक तरह से विलासी, भोग विलासी, एक ऐसे राजा की तरह से प्रस्तुत किया गया कि जिसके ऊपर कितने पाप चढ़ा दिए गए फालतू में, जिसका कोई मतलब नहीं था। तो ये सब जो पूरा प्रोपेगेंडा चला, इस सारे प्रोपेगेंडे की वजह से आज ठाकुर शब्द को इतना ज़्यादा इमेज डेंट कर दी गई है कि अगर किसी लड़की ने कह दिया कि मैं ठाकुर हूँ तो उसके ऊपर भी लोगों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि वो ठाकुर बोल करके जो है वो धमकी दे रही। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि हालांकि उनका खुद का अपना भी एक बयान पूरा सोशल मीडिया पर वायरल, इन्होंने अपनी पूरी बात बताई है, लेकिन फिर भी आप उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप, और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आजकल न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं जब किसी वीडियो क्लिप को दिखाते हैं, जैसे मैं आज तक का वीडियो क्लिप देख रहा था, तो उन्होंने आज तक के वीडियो क्लिप पर जो पूरी वो आपस में झगड़ा हो रहा है उस पूरी वीडियो क्लिप को चलाया था, तो वहाँ पे उन्होंने बीप बीप लगा दिया। अब जहाँ पर वो जो लड़की बोलती है कि मैं ठाकुर हूँ, वहाँ पर तो बीप नहीं लगाया, लेकिन जहाँ पर उस लड़की को गाली दी जा रही है, यानी आस्था सिंह को उसी वीडियो के अंदर गाली भी दी जा रही है, वो जो बात कही जा रही है उसको बीप कर दिया गया। अगर आप पूरा वीडियो कहीं आपको अनकट मिले तो पूरा अनकट वीडियो देखिएगा और उसको अगर हो तो यहाँ पे कमेंट्स में अपलोड कीजिएगा, उसको आप डाल दीजिएगा। आप देखेंगे कि उस जिससे भी झगड़ा हो रहा है वहाँ पे उसी वीडियो में कहीं से एक आवाज़ भी आती है, और वो आवाज़ क्या आती है? वो आवाज़ आती है कि तुम गोबर हो, ऐसी आवाज़ आती है मेरे ख्याल से, आप सुनिएगा उसको। तो कहते हैं कि साहब तुम तो गोबर हो। अब ये बताओ, अगर किसी को कोई गोबर बोलेगा या किसी को कोई बुरा बोलेगा तो वो क्या बोलेगा भाई? बोलेगा भाई मैं गोबर नहीं हूं, मैं ठाकुर हूं। उसने ये कहा कि मैं ठाकुर हूं, गोबर नहीं हूं, ठीक है। तो
सीधी सी बात यह है कि अगर आप किसी को भी अगर आप अपमानजनक स्थिति में बोलेंगे, अगर कोई किसी को बोलेगी कि अरे तुम गोबर हो, तो क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि हाँ मैं पंडित हूं, गोबर नहीं हूं। सीधी सी बात है। तो भाई इसमें सबसे बड़ी गलती तो उन्हीं लोगों की है जिन्होंने गाली गलौज स्टार्ट की, इसीलिए ये स्थिति यहां तक पहुंच गई। अब दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ठाकुर शब्द है उसको लेकर के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुझे इस बात पे आपत्ति होती है कि ठाकुरों के ऊपर ना खूब सारे कागज फाड़ दिए गए आरोपों के। और उसमें से बड़ा आरोप ये लगता है साहब कि राजपूत के ऊपर आरोप क्या लगाया गया कि राजपूत जो है विलासी होता है, ठाकुर जमींदार होता है, विलासी होता है, और कौन कौन सी प्रथाएं चली आ रही हैं और तरह तरह की बातें करता है। ये सब बातें तरह तरह की होती हैं कि साहब वो बड़ा ही अत्याचारी, जुल्मी, सबके ऊपर, महिलाओं पर बड़ी बुरी निगाह रखता है। इस तरह की बातें कही जाती हैं। मित्रों, आप पूरे अगर इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि जदुनाथ सरकार जो बहुत प्रसिद्ध इतिहास के लेखक हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में बड़ा अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने ये बताया है कि इस देश के अंदर जब मुगलों की सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई थी, बहुत वीक हो गई थी, तो उस समय अब्दाली के बाद में ये जो नजीबुद्दौला जो कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के खिलाफ लड़ा था, अब्दाली के साथ लड़ा था, तो नजीबुद्दौला के बेटे ने एक बार दिल्ली पर हमला किया और मुगलों की जो शहजादियां थीं उनके साथ बलात्कार करना चाह रहा था। ये सब लिखा है जदुनाथ सरकार ने। तो वहाँ पे उस वक्त मुगलों के किले में राजपूत सैनिक भी मौजूद थे। और जब वो जो बेटा था नजीबुद्दौला का, जब वो खुद मुसलमान था, लेकिन जब मुगल शहजादियों को खींच कर ले जा रहा था रेप करने के लिए, तो उस वक्त कोई कुछ नहीं बोला। वहाँ पे बड़े बड़े मुसलमान थे, वहाँ पे कोई बड़े बड़े ईरानी तुरानी मुसलमान थे, किसी ने एक शब्द नहीं कहा, कोई खिलाफ में नहीं खड़ा हुआ, नजीबुद्दौला के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन उस समय एक राजपूत खड़ा हुआ। आप किताब पढ़िए, उसमें आपको पूरा जिक्र मिलेगा। वो एक राजपूत ने खड़े होकर के उन मुगल शहजादियों की उनकी बेटियों की जान बचाई थी और उनको छुड़वाया था। और बहुत लोग बार बार एक बात कहते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि मुगल औरतों के पहरेदार थे, मुगल औरतों के पहरेदार थे। इस तरह की गलत बातें कही जाती हैं। देखिए, राजपूतों का पूरा इतिहास बहुत ही ज़बरदस्त इतिहास रहा है। बीच का जो 100-150 साल रहा, मैं मानता हूँ कि वो 100-150 साल रहा बस बीच का, जब आमेर के जो राजा थे, जयपुर रियासत है, उसके राजा मानसिंह थे, उनको जाना पड़ा अकबर के पास में। और उसकी भी एक बड़ी प्रमुख वजह थी, वो वजह को भी गौर करना बहुत आवश्यक है। देखिए, अकबर के पास में, मुगलों के पास में जो है तोपें थी, और यही वजह थी कि बाबर के पास में तोपें थी, और यही वजह थी कि चूंकि जो जयपुर का पूरा एरिया है या जो अमेरपुरी रियासत है, मैदानी रियासत है, वहाँ पर कोई बचाव नहीं है, कोई प्राकृतिक उस तरह का बचाव नहीं है। तोपों की लड़ाई में तो हार होनी तय थी। यही वजह है कि उन लोगों ने संधि कर ली। उनको लगा कि लेकिन जैसे ही मुगल कमज़ोर होना शुरू हुए और जैसे ही जो है आमेर के भी राजपूतों को लगा कि हम मजबूत हैं, अब लड़ सकते हैं, तो वैसे ही उन्होंने भी बगावत कर दी। इस तरह से नहीं रहा जैसा एकदम एक तरफा दिखाया जाता है, वैसा बिल्कुल नहीं रहा। और जब औरंगजेब के टाइम में तो खुल करके बगावत हुई। राजपूत, आप देखिए, पूरा दुर्गादास राठौर ने पूरा राजस्थान को किस तरह कंट्रोल किया। मैं बहुत सी पुस्तकें यहाँ पे है मेरे पास में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं राजपूत इतिहास असली, तो आप बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें मेरे पास हैं। ये देशभक्त दुर्गादास राठौर, देवी सिंह मंडावा की पुस्तक है। कर्नल जेम्स टॉड की 2 पुस्तकें हैं, राजस्थान का इतिहास, ये बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, पढ़ सकते हैं। ओमेंद्र रत्नू की पुस्तक है महाराणा, इसमें पूरा मेवाड़ का इतिहास है। तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, उनको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि जो दिखाया जाता है राजपूतों के बारे में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब चलिए, मान लीजिए 100-150 साल की बात थी, तो ज़रा आप सोचिए कि मुगलों के दरबार में भी तरह तरह के मुसलमान थे। ईरान के मुसलमान थे, तुरान के मुसलमान थे, उज्बेकिस्तान के मुसलमान थे, शिया थे, सुन्नी थे, 50 तरह के मुसलमान वहाँ पर थे। लेकिन देखिए, उन्होंने कभी भी अपने महिलाओं की, यानी उनके यहाँ की जो महिलाएं होती थी, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी, यानी मान लीजिए कहीं अगर कोई पड़ाव जा रहा है, तो उस पड़ाव में अगर उनकी महिलाएं कहीं जा रही हैं, तो वो अपनी महिलाओं की जो पूरी जिम्मेदारी होती थी सुरक्षा की, वो कभी भी किसी मुसलमान को देते नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि इनको अगर हम देंगे तो ये चरित्रहीनता करेंगे, ये ज़रूर बुरी निगाह डालेंगे। लेकिन
राजपूतों के ऊपर वो पूरा विश्वास करते थे कि राजपूत बहुत नैतिकता के ऊंचे मापदंड पर होते हैं, बहुत आदर्शवादी होते हैं, वो वसूल के पक्के होते हैं, इसीलिए कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा उन्होंने अपनी महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा भी अगर किसी को दिया तो उन्होंने राजपूतों को दिया, अगर कभी नौबत आई तो इसीलिए इसको इस ढंग से देखना चाहिए कि हाँ, उनकी नैतिकता, उनकी जो पूरी आदर्श थे उससे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और कभी भी उन्होंने, आप एक बात और भी नोट कीजिए कि जो पूरा हिस्ट्री है, उस पूरी हिस्ट्री में ये जो पूरा साल रहा, थोड़ा सा जो पीरियड आया, ये मुश्किल से 100-150 साल का पीरियड है। अगर आप वैसे मान सिंह के पूरे हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो मान सिंह ने हिंदू धर्म के लिए बहुत सारे तीर्थ स्थल बनवाए। निसंदेह वो ऐसा समय था कि विवश होकर के, मजबूर होकर के लोगों को कुछ गलत या कटु फैसले लेने पड़े थे। लेकिन पूरा अगर आप इतिहास देखेंगे तो एक सिर्फ मान सिंह को लेकर के पूरा न्याय कर देना राजपूतों के साथ में, या किसी एक घटना को लेकर के उनको पूरा बता देना कि साहब आप तो विलासी थे, ये सब बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। ये सिर्फ फिल्म के, जब मैं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड पर, हिंदी सिनेमा पर प्रेमचंद का बहुत गहरा प्रभाव है, और ये सब प्रेमचंद ने सारा कुछ किया। अब वो ठाकुर का कुआं, जो पूरी कितनी चर्चा उसकी होती है, उस पर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कविता लिख दी, ठाकुर का कुआं पर प्रेमचंद ने पूरा लेख लिख मारा। यहाँ तक कि आप देखिए तो उस पे ऊपर जो है वो मनोज झा ने पूरी वो कविता पढ़ डाली, ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं कहानी पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है, झूठ है। ठाकुर के कुएं की जरूरत ही नहीं थी। जब तालाब में पानी था तो तालाब का पानी लेते और पानी को सीधे गर्मा करके पिला देते। गंगी को ये करना चाहिए था, लेकिन गंगी के ये सब नहीं किया। गंगी जानती थी पानी उबालेंगे तो पानी छान कर पी सकते हैं, लेकिन उसने चूंकि प्रेमचंद को, ठाकुरों को बदनाम करना था, तो उसमें जानबूझकर ठाकुर का कुआं घुसेड़ा गया कि ठाकुर का कुआं था, ये था, वो था। वो सब किस तरह से कहानी होती, कभी सच नहीं होता, लेकिन वो कहानी के ऊपर पूरा प्रोपेगेंडा खेल दिया गया। तो इसमें कोई दुराई नहीं कि हाँ, शोषण, अत्याचार हर जगह पे थोड़ा बहुत सब हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है कि उसके ऊपर एक दुश्मनी की जाए जिंदगी भर के लिए या 1000 सालों के लिए। ऐसी कोई बात मैं तो नहीं मानता ऐसा कुछ हुआ है, सीधी सी बात है। कुछ लोगों ने ज़रूर गलत किया होगा। मैं अभी नंद किशोर गुर्जर का सुन रहा था भाषण। उन्होंने कहा कि जब तक ब्राह्मणों का राज रहा तब तक कभी भी जो है किसी पर कोई अत्याचार उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से आज दिखाया जा रहा है। अच्छा, एक और बात भी मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा, और वो बात ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक बात ये भी कही जा रही है कि साहब, ये ठाकुर होने पर जो है ये गर्व क्यों किया जा रहा है, अपनी जाति स्वाभिमान की बात क्यों की जा रही है। आज यहाँ पे जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, लगता है वो अम्बेडकर के साहित्य को खुद भी नहीं पढ़ते हैं। अम्बेडकर ने अपने साहित्य में खुद ही ये चीज़ लिखी हुई है कि उनको महार होने पर गर्व है, और उन्होंने स्वयं जो उनकी जात के लोग थे उनसे उन्होंने कहा कि अपने इतिहास को पढ़ो, अपने इतिहास का अध्ययन करो, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि हमारे पूर्वज महान थे इसलिए हम भी महान हैं। यानी उन्होंने भी, अम्बेडकर ने भी जातीय स्वाभिमान की बात तो अम्बेडकर भी खुद कर रहे थे। आजकल संघ ने एक मिशन चलाया है कि हम जात को खत्म कर देंगे। जात कभी खत्म नहीं हो सकती, ये प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर एक आम भी अगर होता है हमारे हिंदुस्तान में, एक आम भी है, तो आम भी 2000 प्रजातियों के आम है। जात कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पे जात की दुश्मनी कभी इतनी थी भी नहीं कि शिया सुन्नी आपस में एक दूसरे को लड़के मार रहे हैं, सब सद्भाव आपस में था। लेकिन जात कभी खत्म नहीं हो सकती। ये कहने की बात है कि जात खत्म हो जाएगी। तो आप देखिए अम्बेडकर जी को, आप देखिए वो खुद कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आप भीमा कोरेगांव का युद्ध जो 1898 में हुआ था, तो 1 जनवरी को हमेशा भीमा कोरेगांव का जो स्थल है वहाँ पर जो है वो जाते थे जहाँ युद्ध हुआ था डॉक्टर अम्बेडकर। वो क्यों जाते थे वहाँ पे? क्योंकि वो, उनको लगता था कि ये महारों के शौर्य की निशानी है। तो वो देखिए यहीं पर देखिए दोगलापन आता है। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहाँ पे कि जात पूरी तरह खत्म हो जाए, और दूसरी तरफ आप खुद जाकर के महार करके आप महारों का एक तरह से महिमा मंडन भी कर रहे हैं। तो आपके अंदर जो विरोधाभास है वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाते हैं कि ये सब बेसिकली सिर्फ एक राजनीति, हर कोई राजनीति करता है। हमको भी राजनीति करनी तो उन्होंने राजनीति करी, और हर कोई अपनी जात समाज पर राजनीति करता है। तो ये वही चल रहा था, और ये इसी सब में समाज को तोड़ा जा रहा था। और यही वजह है कि हमको अगर देखा जाए, अगर पूरे हिस्ट्री को देखेंगे, आगे तक पीछे तक देखेंगे, तो उसमें कितनी ज़बरदस्त जो छतरानियाँ रही हैं, राजपूतों जो राजपूतानियाँ रही हैं, उनका पूरा शौर्य आप जरा देखिए। अगर आज कहीं आपके मोहल्ले में थोड़ी बहुत झगड़ा हो जाए कहीं पर, तो अगर किसी का पति जो है अगर कहीं जा रहा हो कि झगड़ा हो, देखने जा रहे हैं कि हो क्या रहा है, तो आमतौर पे पत्नियां क्या बोलती हैं, घर की महिलाएं, हिंदू महिलाएं क्या बोलती हैं? अरे मत जाओ वहाँ पे, कोई कुछ मार वार देगा। क्या बोलते? घर से मत जाओ, छोड़ो, यहीं घर में रहो।
आमतौर पे क्या होता है, कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, सब बोलते हैं यार तुम घर में बैठो, कहाँ जा रहे हो, लड़ाई मत करो वहाँ आके। घर की औरतें सबसे आगे रहती हैं कि तुम मत बारे, चुपचाप बैठो, अकेले तुम ही तो हो और कौन है, एक ही तो बेटा है। इस तरह की बातें होती हैं, आप देखते हैं सब तमाम। लेकिन देखिए राजपूतानियाँ किस तरह होती थी, अपने पति को युद्ध पर भेजती थी, तिलक लगा करके मुस्कुराते हुए भेजती थी, और हृदय पर पत्थर रख करके भेजती थी। और अगर उनके अंदर मोह आ जाए कि युद्ध लड़ने नहीं जाना है, या युद्ध या रानी के प्रति मोह आ जाए, तो याद कीजिए हाड़ी रानी जो सहला कंवर थी, जब राणा रतन सिंह सलुम्बर वाले जब जा रहे थे युद्ध करने के लिए औरंगजेब से, तो उनको मोह आ गया अपनी पत्नी पर, जो हाड़ी रानी थी। तो उन्होंने कहा कि हाड़ी रानी से कहलवाया कि भाई कुछ निशानी हमको भिजवा दीजिए। तो हाड़ी रानी ने अपना सर काट करके भेज दिया थाली में। तो फिर राणा रतन सिंह जो है वही सर लटका के लड़े, और अद्भुत वीरता उन्होंने की औरंगजेब के खिलाफ लड़ते हुए। तो आप सोचिए, एक तरफ कहाँ उदाहरण आज भी है कि महिलाएं क्या बोलती साहब कि नहीं नहीं मत जाओ, लड़ाई हो रही, दूसरी तरफ एक ऐसी महिलाएं भी हैं राजपूतानियां हैं जो अपना सर काट के देती हैं कि जाओ लड़के आओ। और वो ज़माना इस तरह का था कि उस ज़माने में राजपूत नहीं होते तो ये संस्कृति को बचाना मुश्किल था। मैं सबका योगदान है, गुर्जरों का, जाटों का, सबका योगदान है, मैं किसी का योगदान को मैं खंडन नहीं कर रहा, ये बात ठाकुर की हो रही है, इसलिए मैं इतनी बातें इस पर कर रहा हूँ। अब आप देखिए, जो हमारे यहाँ भी जो जाट महिलाएं होती हैं वो भी बड़ी तेज होती है इस मामले में। वो ना तो डरती हैं किसी से, और अपने पति से भी बोलती हैं कि अगर कोई बात हो जाए तो जाओ मार के एक आओ, और हमारी तरफ से भी एक और मार के आना। तो ऐसी वीर महिलाएं हैं ये। तो इनका वीरत्व जो है वो इतिहास में साबित है, प्रूफ है, बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रूफ्ड है। तो आप देखिए कितने आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो उसी तरह से चाहे रानी कर्णावती का उदाहरण हो, चाहे रानी दुर्गावती का उदाहरण हो, कितने ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। चाहे रानी पद्मिनी का पूरा उदाहरण आप देखिए। क्या आप समझते हैं, अपने बच्चों को लेकर के महिलाएं अपने सम्मान के लिए जौहर में आग में कूद जाया करती थी। युद्ध होता था, वो पता था कि पता नहीं क्या होगा, राणा साहब जिएंगे मरेंगे, क्या होगा पता नहीं था, लेकिन फिर पूरा जीवन वैधव्य में काटना पड़े, सती होना पड़े, क्या होना पड़े, एक बहुत कठिन जीवन जीने की आदि थी। युद्ध हो रहा है, रसद कट गई है, तो खुद खाना नहीं खा रही है, सैनिकों को खाना खिला रही है कि ये खा लें, इनको लड़ना है। तो भाई ये देखो, बातें करना बहुत सब बड़ी बड़ी बातें हैं, इल्ज़ाम लगाना बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन किसी ने कुछ सम्मान अर्जित किया है तो उस सम्मान के पीछे एक इतिहास है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वामपंथियों का दुष्प्रचार इतना ज़बरदस्त है, इस प्रेमचंद के साहित्य का दुष्प्रचार इतना ज़बरदस्त है कि बहुत सारे जो ठाकुर हैं, राजपूत हैं, उन्होंने भी खुद को मान लिया कि हम शोषित हैं, हमने शोषण किया है। अगर किसी के हाथ में अगर सत्ता होगी तो थोड़ा बहुत शोषण तो होगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत शोषण इतना कभी नहीं था कि आप ठाकुरों को राक्षस बना दो, दैत्य बना दो, पूरी छवि उनकी बना दो कि वो ऐसे थे वैसे थे। ये फर्जी की बातें हैं। यहाँ पे जब भी किसी का भी शासन रहा, अगर कोई ओबीसी राजा भी आया, जितने भी ओबीसी राजाओं की बहुत रियासतें नहीं, तो क्या ओबीसी राजाओं के हरम में हर जाति की स्त्रियां होती थी, ब्राह्मणों की स्त्रियां भी होती थी, हर जाति की स्त्रियां होती थी। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि धनानंद अगर देखो तो नाई थे, वो SC/ST समाज से थे, तो उनके ऊपर भी तो इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो अपने दरबार में ब्राह्मण स्त्रियों का नृत्य कराया करते थे। उसको लेकर के बहुत आक्रोश वहाँ पे उसमें फैल गया था मगध के अंदर। तो जिसके पास भी ताकत होती है वो ताकत का तो मिसयूज़ होता ही है, लेकिन इतना मिसयूज़ कभी नहीं हुआ। मतलब मिसयूज़ क्या होता है कि मुसलमानों ने मिसयूज़ किया अपनी ताकत का, लेकिन इस तरह की कभी मिसयूज़ कभी राजपूतों ने नहीं किया। इसीलिए राजपूत भी ये मानना बंद करें कि वो शोषक वर्ग हैं। भैया यहाँ पे सब एक बराबर थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आप मेवाड़ की रियासत देखिए। आप मेवाड़ में भीलों को किस तरह से साथ में लेकर के लड़ते थे, राणा प्रताप सब साथ में। तो इसीलिए ये सब बातें, कहानियाँ, देखिए राजा की इज्जत कमाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर राजपूत विलासी होते तो इतना लंबा उनका राज चलता ही नहीं, जनता उखाड़ के फेंक देती। किसी राक्षस का राज जो है वो मुश्किल से चलेगा तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, उसके बाद नहीं चल सकता। लेकिन इतने लंबी समय से अगर कोई, मेवाड़ की रियासत कितनी पुरानी रियासत चली आ रही है, तो इसलिए क्योंकि जनता उनके लिए देवता थी। और खुद कहते थे कि हम एक लिंग के हम दीवान हैं, हम महाराज नहीं हैं, हम राजा नहीं, हम एक लिंग के दीवान हैं। सोचो कितनी विनम्रता है। तो इसीलिए भैया कृपया जो ठाकुर शब्द है उस शब्द को लेकर के इस तरह से विचलित मत हो जाइए। ठाकुर शब्द के पीछे जो इमेज है उस इमेज को डेंट कर दिया गया है, उस इमेज को सही करने की कोशिश कीजिए। और सबसे पहले तो ठाकुर खुद को ये मानना बंद करें कि हम शोषक हैं, क्योंकि सबसे बड़ी तो यही दिक्कत यहीं पे आती है कि खुद जब अपने को नहीं गलत मान लेते हैं तो दूसरे लोग क्या उनको सही मानेंगे। तो आपके इस पर क्या विचार है, आपने कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।